नमस्कार दोस्तों। भारत की सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा भरोसा किस देश ने दे दिया है? फाइटर जेट्स को लेकर कौन सी नई डिटेल सामने आई है? ऑस्ट्रेलिया ने भारत से क्या अहम रिक्वेस्ट की है और जम्मू कश्मीर में भारत को कौन सी बड़ी कामयाबी मिली है? आज की इस वीडियो में ऐसी कई बड़ी अपडेट्स हैं जो आपको मेन स्ट्रीम न्यूज चैनलों पर शायद ही देखने को मिले, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और ओमान की। आज ओमान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय सम्मान द फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान से नवाजा है। इससे पहले यह सम्मान क्वीन एलिजाबेथ और नेशनल मंडेला जैसे दिग्गजों को मिल चुका है। यह 29वां मौका है जब किसी विदेशी देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। ओमान दौरे से लौटने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ओमान के साथ एक अहम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी साइन किए हैं। खास बात यह है कि ओमान ने इससे पहले केवल अमेरिका के साथ ही ऐसा द्विपक्षीय FTA साइन किया था। अब भारत दूसरा देश बन गया है, लेकिन इस ट्रेड डील से भी ज्यादा चर्चा एक और बड़े डिफेंस अपडेट को लेकर आ रही है। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि भारत ओमान से 20 से ज्यादा सेकंड हैंड जैगुआर फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। पहले कहा जा रहा था कि इन जेट्स को फ्लाई अवे कंडीशन में भारत लाया जाएगा, लेकिन अब नई जानकारी सामने आई है। दरअसल ओमान ने ये जैगुआर फाइटर जेट्स साल 2014 में ही रिटायर कर दिए थे, यानी करीब 12 साल बाद ये जेट्स अब एयर वर्दी कंडीशन में नहीं है। इसी वजह से भारत ने फैसला लिया है कि इन जैगुआर जेट्स को ओमान में ही डिसमेंटल किया जाएगा। वहां से इंजन, रडार, विंग, फ्यूल सिस्टम और बाकी अहम कंपोनेंट्स को अलग अलग करके शिप के जरिए भारत भेजा जाएगा। इससे न सिर्फ लॉजिस्टिक आसान होगी बल्कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी काफी कम हो जाएगी। अब सवाल यह है कि भारत ने इन फाइटर जेट्स के लिए ओमान को कितना भुगतान किया है। इस पर अभी तक भारत या ओमान किसी भी सरकार ने आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन रिसर्च में सामने आया है कि इससे पहले भारत फ्रांस से भी रिटायर्ड जैगुआर फाइटर जेट्स ले चुका है। साल 2018-19 में फ्रांस ने अपने 31 रिटायर्ड जैगुआर जेट्स को भारत को दिए थे और तब फ्रांस ने सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक चार्ज ही लिए थे। फ्रांस ने अपने जैगुआर जेट्स 2005 में फेज आउट कर दिए थे और भारत के साथ अच्छे रिश्तों के चलते यह एक गुडविल जेस्चर था। आज भी भारत उन जेट्स के लिए निकाले गए स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स का इस्तेमाल कर रहा है। माना जा रहा है कि ओमान के साथ भी भारत ने कुछ इसी तरीके की डील की होगी, जिसमें केवल लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च शामिल हो। यह भी साफ है कि भारत ने सेकंड हैंड फाइटर जेट्स का ऑप्शन अभी छोड़ा नहीं है। खबरें हैं कि भारत कतर के साथ भी सेकंड हैंड मिराज फाइटर जेट्स को लेकर 2024 से बातचीत कर रहा है और यह डील भी कभी भी फाइनल हो सकती है। अब चलते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो भारत और ईरान से जुड़ी है। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है वह इंडियन कोस्ट गार्ड के शिप ICGS सार्थक की है, जिसे इंटरनेशनल डिप्लॉयमेंट के तहत ईरान के चाबार पोर्ट पर भेजा गया था। यह इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई भारतीय कोस्ट गार्ड शिप चाबार पोर्ट पहुंचा हो। भारत आमतौर पर ईरान के साथ सैन्य और डिफेंस एंगेजमेंट काफी सीमित रखता है, इसलिए इस कदम ने कई डिफेंस एक्सपर्ट और वेस्टर्न थिंक टैंक्स को भी चौंका दिया है। अब बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया की। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के वोंडाई बीच पर यहूदियों पर हुए हमले में आरोपी साजिद अकरम के पास भारतीय पासपोर्ट था और वह 3-4 साल पहले भारत भी आया था। इसी वजह से भारत ने तय किया है कि वह इस मामले की जांच में ऑस्ट्रेलिया के साथ सीधे सहयोग करेगा। न्यूज के मुताबिक इंडियन पासपोर्ट और भारत से जुड़े लिंक सामने आने के बाद इस केस में ज्यूरिसडिक्शन और इंटेलिजेंस शेयरिंग की जरूरत बन गई है। भारत की एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि तेलंगाना का रहने वाला साजिद अकरम आखिर कब और कैसे रेडिकलाइज हुआ, उसके आतंकी संगठनों से क्या लिंक है और क्या वह अकेला हमलावर था या किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक इस जांच में तेलंगाना पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारी ऑस्ट्रेलियाई एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेंगे। उनका मकसद यह पता लगाना है कि साजिद अकरम भारत में किन किन लोगों से मिला, उसकी ट्रेवल हिस्ट्री क्या थी, उसका डिजिटल और फाइनेंशियल फुटप्रिंट कैसा रहा और कहीं भारत में रहते हुए उसे रिक्रूट तो नहीं किया गया। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह एक लॉन वुल्फ अटैक था या इसके पीछे किसी आतंकी संगठन की साजिश थी? क्योंकि अगर ऐसे और स्लीपर सेल्स मौजूद हैं तो भविष्य में खतरा और भी बड़ा हो सकता है। नेक्स्ट अपडेट भारत और अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ डिस्प्यूट को लेकर आ रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट मौजूद है। दरअसल खबर यह है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ओपन लेटर लिखा है। इस लेटर में उन्होंने साफ कहा है कि अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद की वजह से तमिलनाडु को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है, इसलिए केंद्र सरकार इस मसले को जल्द से जल्द समाधान निकालना चाहिए। MK स्टालिन के मुताबिक तमिलनाडु के कई जिलों में एक्सपोर्ट क्राइसिस जैसी स्थिति बन चुकी है। राज्य को हर दिन करीब $7 मिलियन का रेवेन्यू लॉस हो रहा है। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ चुकी है, एक्सपोर्ट ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं और लाखों नौकरियां खतरे में
में पड़ गई हैं। कई स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस तो पूरी तरह से कोलैप्स होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। इसी वजह से तमिलनाडु सरकार चाहती है कि भारत अमेरिका टैरिफ विवाद को अब प्राथमिकता के आधार पर जल्दी सुलझाया जाए। अब चलते हैं अगली बड़ी और बेहद संवेदनशील अपडेट की तरफ, जो आ रही है बांग्लादेश से। आप सभी देख रहे होंगे कि पिछले कुछ समय से बांग्लादेश में भारत के खिलाफ जमकर राजनीति की जा रही है। हाल ही में स्टूडेंट लीडर्स पर अननोन गनमैन के हमलों के बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। अब खबरें यह भी हैं कि बांग्लादेश में इंडियन हाई कमिश्नर को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आप जो विजुअल्स देख रहे हैं ये सीधे इंडियन हाई कमीशन बिल्डिंग के बाहर के हैं, जहां बांग्लादेश पुलिस और कमांडो यूनिट्स को तैनात किया गया है। कुछ प्रदर्शनकारियों ने हाई कमीशन को चारों तरफ से घेरने और अंदर घुसने की कोशिश भी की थी। हालात को देखते हुए भारत ने बांग्लादेश सरकार को साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर भारतीय राजनयिकों को जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो इसके नतीजे बांग्लादेश के लिए गंभीर होंगे। इसके जवाब में बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने भारत को आश्वासन दिया है कि किसी भी हाल में प्रदर्शनकारियों को इंडियन हाई कमीशन की बिल्डिंग के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो इंडियन एम्बेसी की सुरक्षा के लिए बांग्लादेश आर्मी तक को डिप्लॉय करने के लिए वे तैयार है। भारत ने बांग्लादेश को यह भी साफ कर दिया है कि फिलहाल तो सिर्फ बांग्लादेशी नागरिकों के लिए वीजा एप्लीकेशन बंद किए गए हैं, लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं सुधरी, इंडियन एम्बेसी को बंद करने और अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ को वापस बुलाने का फैसला भी ले सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के कुछ पॉलिटिशियन और स्टूडेंट लीडर्स खुलकर इंडियन हाई कमीशन को बंद करने और इंडियन हाई कमिश्नर को देश से बाहर भेजने की मांग कर रहे हैं। वीडियो रिकॉर्ड करते समय इंडियन हाई कमीशन पूरी तरह सुरक्षित था, लेकिन जिस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं उससे चिंता बढ़ना लाजमी है। हमने पहले भी देखा है कि शेख हसीना के समय इन लोगों ने किस तरह से सरकारी परिसरों में घुसकर तोड़फोड़ की थी। इसी वजह से भारत इस पूरे मामले पर हाई अलर्ट पर है। सूत्रों का कहना है कि अगर स्थिति और ज्यादा खराब होती है तो भारतीय राजनयिक स्टाफ को एयरलिफ्ट करके वापस लाने का ऑप्शन भी टेबल पर है। हालांकि उम्मीद यही है कि बात यहां तक ना पहुंचे, क्योंकि बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने भरोसा दिया है कि जरूरत पड़ी तो इंडियन हाई कमीशन की सुरक्षा के लिए सेना तैनात की जाएगी। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी यह मांग कर रहे हैं कि भारत शेख हसीना को बांग्लादेश वापस सौंप दे। चूंकि वहां चुनाव नजदीक है, इसलिए कई पॉलिटिशियंस और स्टूडेंट लीडर्स भारत का नाम लेकर माहौल को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और हर चीज का दोष भारत पर डाल रहे हैं। शेख हसीना को वापस सौंपने का तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन हालात जरूर गंभीर बन चुके हैं। आपका क्या मानना है? क्या भारत को एहतियात के तौर पर अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ को बांग्लादेश से वापस बुला लेना चाहिए, हाँ या ना? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अब आखिरी और बेहद पॉजिटिव अपडेट आ रही है जम्मू कश्मीर से। आपको याद होगा इसी साल जून महीने में चेनाब रेलवे ब्रिज के उद्घाटन के बाद कश्मीर को पूरी तरह से भारत के रेलवे नेटवर्क से जोड़ दिया गया था। अब तक इस रूट पर सिर्फ पैसेंजर्स और गुड्स ट्रेनों का ही संचालन हो रहा था, लेकिन अब एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट मौजूद है। खबर यह है कि इंडियन आर्मी और इंडियन रेलवे ने पहली बार चेनाब रेलवे ब्रिज के ऊपर से अपनी स्पेशल मिलिट्री ट्रेन को सफलतापूर्वक क्रॉस करवाया है। इस ट्रेन में टैंक्स और भारी आर्टिलरी गन्स लोड थी, जिन्हें सीधे कश्मीर तक पहुंचाया गया है। भारतीय सेना के मुताबिक यह एक तरह की वैलिडेशन एक्सरसाइज थी। इससे पहले टैंक्स और आर्टिलरी सिर्फ जम्मू तक ट्रेन से पहुंचती थी, वहां से उन्हें भारी ट्रकों के जरिए कश्मीर ले जाया जाता था। इस प्रक्रिया में ज्यादा समय लगता था और रिस्क भी काफी ज्यादा रहता था, लेकिन अब इंडियन रेलवे की मदद से भारी सैन्य सामान बेहद कम समय में पूरी सुरक्षा के साथ सीधे श्रीनगर और कश्मीर तक पहुंचाया जा सकता है। और भारतीय सेना ने इस नई क्षमता का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। यह जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और भारत की स्ट्रेटेजिक ताकत दोनों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है।